गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोगों ने अभी तक देखा है कि 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। जो 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था जून का, उसका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 41वां क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, हमारे 2 स्टूडेंट हैं जो बहुत ही दृढ़ता से यहाँ पे बैठ के ये देख रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। 41, भारतीय विदेश नीति एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है। पहला है 1960 के दशक के मध्य में स्वतंत्रता पार्टी ने विदेश नीति पर क्लासिक रूढ़िगत दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ठीक, आई के गुजराल से उनका उसका नेतृत्व किया गया। आई के गुजराल, गुजराल सिद्धांत भी एक आया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके समर्थक पूर्व नौकरशाहों, व्यापार समुदाय और रियासती परिवारों के सदस्यों से आए थे। ठीक, चलिए, वे नेहरू के फेबियन अर्थव्यवस्थाओं के विरोध हेतु एकजुट हुए थे। अब देखिए नेहरू नेहरू का कौन सा अर्थव्यवस्था था, तो वो था फेबियन। क्वेश्चन में ही कुछ आंसर दिखे रहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि फेबियन अर्थव्यवस्था जो है वो किसका है, तो वो है नेहरू का। ठीक, लास्ट क्या था? वे बाजार तथा निजी उद्यमों की शक्तियों पर विश्वास करते थे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी डी नहीं, ये नहीं होगा। ये तो होगा 100%, ये होगा। ए होगा तो ए देखते हैं कहाँ-कहाँ पर है, इसमें है और इसमें। तो ये ऑप्शन तो आपको पहले ही हटा दें। ठीक। अब देखिए बी होगा कि नहीं होगा। आई के गुजराल ने उसका नेतृत्व किया था, नहीं, आई के गुजराल ने उसका नेतृत्व नहीं किया। तो ये भी ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं होगा। बी कहाँ-कहाँ छँट रहे हैं? तो इसमें छँट रहे हैं और इसमें छँट रहे हैं। तो ऑप्शन एक बचता है वो है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ज़्यादा पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 ऑप्शन से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक? चलिए नेक्स्ट। 42, निम्नलिखित में से कौन से कथन आतंकवाद पर वैश्वीकरण के प्रभाव को निरूपित करता है? कौन सा निरूपित करता है? वैश्वीकरण के फलस्वरूप उन विचारों और वस्तु का विनिमय करना सुगम हो गया है जिसका प्रयोग आतंकवादी समूह करते हैं। ठीक है, ये सही है इसमें। उसके बाद इंटरनेट के कारण आतंकवादी नए अनुयायियों की भर्ती करने लगे। ठीक, नए प्रौद्योगिकियों के कारण आतंकवादी अत्यधिक विस्तृत वैश्विक नेटवर्क में अपने कृत्य का निष्पादन करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। चौथा क्या है? इराक और सीरिया के विद्रोह और आतंकवादी समूह वैश्विक संस्थान की उपलब्धता के बावजूद संपूर्ण विस्फोटक उपकरण नहीं बना पाए। नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है, सब सब कोई अच्छे से बना रहा है विस्फोटक, तो सब तैयार कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी। अब ए बी सी आपको 2 ऑप्शन में, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। वैसे सी इसका आंसर एनटीए ने दिया है। दोनों आंसर होगा क्योंकि ए बी सी दोनों। ठीक, नेक्स्ट। 43, 43, फ्रेंच फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं। अब देखिए क्वेश्चन अभी तक क्या पूछ रहा था कि कौन इसके थिंकर है। इससे पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क की भूमिका किसने लिखी। इसमें क्या पूछ रहा है कि ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क की जो बुक है उसमें तो अध्याय के बारे में पूछ रहा है। कौन कौन से अध्याय हैं? तो द निग्रो एंड लैंग्वेज ये दिया हुआ है। उसके बाद निग्रो एंड कल्चर ये नहीं दिया हुआ है। निग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी ये दिया हुआ है। निग्रो एंड रिग्रेशन दिया हुआ है। ए बी डी, सॉरी ए सी डी, यहाँ चौथा इसका आंसर होगा। तो अब फ्रेंच फैनन जो है वो यूनिट 2 के हैं। तो यूनिट 2 को आप फ्रांस फैनन के एक बार अच्छे से देखें क्योंकि इनसे अभी तक 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो भी डेप्थ में जाके पूछा गया है। इनके किताब के बारे में पूछा गया है, लेकिन किताब में क्या पूछा गया है? पहले तो भूमिका किसने लिखी?
अब इसकी इनकी जो ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क है, इसमें जो बुक है, ठीक? 1 मिनट। थोड़ा फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। हुँ। तो उससे आप एक बार गौर से देख लेंगे। फ्रांज फाइनेंस यूनिट 2 से आते हैं, तो यूनिट 2 में आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार-बार किया जा रहा है। ठीक? चलिए नेक्स्ट 44 निम्नलिखित में से कौन से विचारक निम्नलिखित में से कौन से विचारक सॉरी चिंतक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर थे? निम्नलिखित में से कौन से विचारक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर थे? वो हमारे थे कांट। अब हम ये देखेंगे कांट जो हैं वो सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर थे। तो ये जो हमारे प्लेटो बाबा हैं, हेगेल हैं और एच.डी. लॉरेंस हैं, ये कौन से लोकतंत्र के पक्षधर थे? इन तीनों का आप देखेंगे कि ये तीनों का जो है ये तीनों किस लोकतंत्र के पक्षधर थे। ठीक? क्योंकि अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इन तीनों से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक? हुँ। थोड़ा बात कीजिए तो क्या है इसमें? बोल दीजिएगा क्लास में। निम्नलिखित में से किस कथन से भारत में राजनीति का जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण होता है? तो समुदाय या समूह के रूप में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ठीक है। महिलाओं की राजनीतिक आवाज की प्रबल अभिव्यक्ति, ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मुक्त क्रांति किया जाना, महिलाओं की सार्वजनिक गतिविधियों में संलग्नता। तो इसका होगा ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मुक्त क्रांति किया जाना। अब आपका काम है कि ये जो क्रांति है, मुक्त क्रांति, उसके बारे में देख के आएँगे। क्योंकि क्वेश्चन अब नेक्स्ट इससे पूछ सकता है कि मुक्त क्रांति क्या होती है? महिलाओं ने किया ठीक है, लेकिन ये क्रांति क्या है? इसके बारे में पूरी जानकारी आपका काम है जो आप लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपको निकालना है, ना कि मुझे। तो काम और मेहनत आपको करना होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जुआन लिंच और अल्फ्रेड स्टीफन द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एनटीए ने बहुत बाद में जाके एक चीज़ पूछा है, ये सही है, क्योंकि इनका एक ही चीज़ रहता है, गलत कौन-सा है? क्योंकि नेगेटिव चीज़ पे ये भी ज़्यादा ध्यान देते हैं एनटीए बाबा, ठीक है? तो देखेंगे क्या है, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ये 100% सही है, इसको कहीं से भी काटा नहीं जा सकता क्योंकि नागरिक समाज और राजनीतिक समाज जो है दोनों एक-दूसरे का पूरक है, ठीक? तो ये आप 100% मैं सही हूँ, ये सही है, ठीक? अब देखेंगे ए कहाँ-कहाँ पर, तो ए और बी ये दोनों को काट दीजिए। अब 50-50 का चांस आ गया है। अब देखेंगे दूसरा, पूरकता सदैव अभ्यगता होती है, ठीक है? विधि का शासन लोकतंत्र के समेकन की शर्तें हैं। सी होगा, बी नहीं होगा। तो सी देखिए कहाँ पर है, एक ही जगह है। आंसर ए। कितना? बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन हम माइंड आपका कहाँ पे होना चाहिए? क्वेश्चन पे होना चाहिए। अदर दुनिया को भूल जाइए। जैसे कि एक हमारे स्टूडेंट थे, उनके बगल में एक क्वेश्चन एग्ज़ाम देने आए थे, क्वेश्चन को देखे पहले, उसके बाद वो सो गए। जब 1 घंटा वो सो गए, तब जाके उसके बाद वो क्वेश्चन बनाना शुरू किया। वो हमको बोल रहा था, "सर हमको तो टेंशन हो रहा था कि कैसे बनाएँगे, कहाँ से टाइम आएगा?" वो आदमी सीधा उठा और उसके बाद बनाना शुरू कर दिया। ऐसे-ऐसे भी लोग होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है जीवी के राव समिति, ठीक? जो कि आप लोग अभी तक सुने होंगे
अशोक मेहता समिति बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड है। तो अशोक मेहता समिति सबसे पहले आया हुआ है। तो अशोक सबसे पहले तो बी कहाँ पर है? बी एक ऑप्शन में है, वो है 2। एनटीए भी क्वेश्चन और आंसर को आंसर को खास करके वो क्वेश्चन अगर हार्ड है, तो आंसर उसका आपको खोजने में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आंसर अगर टिपिकल है, तो क्वेश्चन आसान होगा। ये 2 में से एक आसान होगा। जैसे देखिए, अगर चाहता तो बी और भी ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ 2। इसका आंसर यही होगा। उसके बाद हो जाएगा जीवी के राव समिति, उसके बाद होगा एलवी सिंघवी समिति और सुगन समिति। इन सारे समितियों का वर्ष, इसके कौन-कौन इसके सदस्य थे, किनके नाम पे ये समिति आई थी, उनकी व्यवस्थाएँ कैसी थी, वो कौन थे, क्या थे, सारी जानकारियाँ आप अपडेट करेंगे। ठीक? चलिए नेक्स्ट 48। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है? न्याय संगत युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन? व्हाट? एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका है अंतिम उपाय के रूप में युद्ध, ठीक है? ये सब में दिया हुआ है। उसके बाद है युद्ध का प्रयोजन प्रतिशोध, नहीं ये नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। युद्ध अनिवार्यता नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए, ये भी सही थे। ए और सी कहाँ-कहाँ है? सब में दिया ही हुआ है। उसके बाद देखते हैं डी ऑप्शन, युद्ध के फलस्वरूप हानि से अधिक अधिक लाभ होना चाहिए। ये बात सही है। युद्ध अगर हम कहीं पे करेंगे, तो भाई हानि से हमें अधिक लाभ होने चाहिए। तो ए, सी, डी इसका आंसर ए। 49। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य 49 का आगे, आगे ध्यान दीजिए आगे। निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य अमर्त्य द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबद्ध है? तो समानता के मूलभूत अभियोक्ता नैतिक भलाई का एकमात्र निर्देशक हो सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा बात है। उसके बाद नैतिक संबंध केवल एकता से नहीं है, ये भी बात सही है। ये सही नहीं है। उसके बाद मूलभूत योग्यता संबंधी समानता उस नैतिक भलाई का आंशिक निर्देशन है जो समानता के विचार से संबद्ध है। ठीक है, ठीक। उसके बाद चौथा क्या है? मूलभूत अभियोक्ता के सूचक तथा उपयोगिता पर प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। तो आपका बी, सी, डी ये इसका आंसर होगा, तो यानी कि आंसर 4। ठीक, चलिए 50। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जे.एस. मिल की आलोचना यह चिन्हित किया है कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते। हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते। ये किसने कहा है? किसने कहा है? ये कहा है हमारे बार्कर। इसके बारे में आप देखेंगे बार्कर जी कौन हैं, क्या हैं, कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं, इनकी बुक कौन-सी है, ये चीज़ें। ये जो इन्होंने आलोचना की है, किस बुक में की है? ये चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक? निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देखेंगे लिबर्टी ऑफ
लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम जो है कब लिखाया गया है बताइए? लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम जो है लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ये जो है ये 2022 में फॉर एसेज ऑन लिबर्टी, फॉर एसेज ऑन लिबर्टी कब लिखा गया है? 1969, 1969 में। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी कब लिखा गया है? वो है 1960, 960। और टू कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं, हाँ, टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में था। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी कब लिखा गया है? तो है 1958 में, 1958। 1, 2, 3, 4। अब इसको आप क्रमबद्ध में सजा दीजिए। सबसे पहले कौन था? ये था, उसके बाद कौन था? नहीं, फोर एसेज ऑन लिबर्टी। 1 मिनट, 1 मिनट। रुकिए। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम जो है वो है 2022 में, ठीक? उसके बाद फोर एसेज ऑन लिबर्टी, फोर एसेज ऑन लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में ये है, ये 1960 में है, ये 1969 में है, ये 2022 में, ठीक? तो डी सी बी ए इसका आंसर 4। मैंने पहले भी यही लिखा था लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया। 52 निम्नलिखित में से कौन से कथन 52 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं हेराल्ड जेलास्की से संबंधित है? प्रत्येक राज्य स्वयं अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, प्रत्येक राज्य जो है स्वयं अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, ठीक? ठीक है। उसके बाद अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं है जो बाल्यावस्था में प्राप्त था, किंतु प्रक्रम में हम उनसे वंचित हो गए। ए सही है, बी सही है। तीसरा, वस्तु अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य समानतः सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। ये भी सही है, ये इसका नहीं है। अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर, इसका होगा ए बी सी। 52 का एक। चलिए 53, यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? वो देखिए आप लोग, कौन सा है? 53, 53 का क्या होगा देखिए। राष्ट्रवाद के 3 चरणों में पश्चिमी देशों में राज्यों का निर्माण हुआ। ये हॉब्सबॉम के जो सिद्धांत हैं राष्ट्रवाद के, एरिक, इसके बारे में आप जानेंगे, आपका काम है जानना, ठीक है? पश्चिमी देशों में राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक? उसने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है, उदाहरणार्थ परंपराओं का पुनर्सृजन, ठीक? ठीक है। उसके बाद उसने पृथकतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले समूह के रूप में निम्न बुर्जुआ वर्ग को चिन्हित किया है। और उसने पूर्व एवं पश्चिमी यूरोप में निर्जातीय भाषाई राष्ट्रवाद के आविर्भावों को नजरअंदाज किया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी और सी, बी और सी जो है इसका आंसर, ठीक? चलिए 54, निम्नलिखित में से किन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा बहुलवादी संघ के रूप में दी है? 54 का किसने? तो है जे कोहेन, जे कोहेन ने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा जो है बहुलवादी संघ के रूप में दिया है, ठीक? अब इस सब के बारे में जानेंगे, ये उन्होंने कौन से लोकतंत्र की चर्चा की, ठीक है? चलिए नेक्स्ट।
55 55 का 55 नंबर क्वेश्चन। ये है चिंतक और विदेश नीति के निर्धारक। उसके देखते हैं। ये जो होल्स्ट्री ये जो होल्स्ट्री जो हैं वो क्या कौन है? 55 55 का ये राष्ट्रीय भूमि की अवधारणा की बात करते हैं। तो एक का एक कहाँ पे एक में है बस, यही होगा इसका आंसर। इस सब को आप अच्छे से देख लेंगे, जानकारी ले लेंगे इन लोगों के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा थिंकर कुछ बहुत ही डेप्थ इस बार अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत ही डेप्थ में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए, क्योंकि जिस थिंकर के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं उसी थिंकर को वो पूछता है। तो आपको सबको जानना है। 56 निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था? वे एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और हमें अनिवार्यता अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे। किसने कहा था ये बात? हम्म? जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा नेहरू ने ये बात कही थी। 57 आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक, यूएस सब प्राइम बंधन संकट, ठीक है। अर्जेंटीनिया का आर्थिक संकट, आईटीसी से संबंधित स्टॉक में डॉट कॉम संकट और डॉट कॉम संकट। उसके बाद मैक्सिको का आर्थिक संकट। ठीक, इसका होगा डीबीसीए। इसके बारे में आप जान लेंगे कब कब कौन सा हुआ था, क्या क्या हुए थे। नेक्स्ट 58 निम्नलिखित में से किस विचारकों का यह मत है कि कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे को खरीदने में सक्षम हो जाए और कोई इतना निर्धन न हो जाए कि उसे स्वयं को बेचने हेतु विवश होना पड़े। भाई इतनी बड़ी बात किसने कह दी? किसने कहा वो बातें? 58 किसने कहा? आप लोग तो जानते होंगे। बताइए। ये बातें कही है रूसो ने कि भाई कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी ना हो जाए कि किसी को खरीद सके, कोई नागरिक इतना अधिक गरीब ना हो कि वह उसे स्वयं को बेचने के लिए वो विवश हो जाए। ये बातें कही हैं रूसो ने। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए, कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोटेशन ध्यान रखेंगे रूसो का, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण समृद्धि एवं सभी के लिए अवसर को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण ऐसे मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देती है जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं। 59 इसका तो आंसर मैंने पहले ही बताया, बस एक ही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही बैग। ठीक, चलिए नेक्स्ट 60 निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्ति अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया है? आज का लास्ट क्वेश्चन वो है व्युत्क्रम सिद्धांत और रॉबिन्स का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत जो है लोगों की अभिवृत्ति अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया। ये है यूनिट 4। ठीक, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन। कल फिर हम 20 क्वेश्चन करेंगे, कल नहीं होगा तो लास्ट खत्म ही कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे जो 2023 में यूनिट 1 के जो एग्जाम हुए हैं, सॉरी यूनिट 1 का जो क्वेश्चन आया है वो यूनिट 2 का जो क्वेश्चन आया है उससे अगले दिन, फिर यूनिट 3 4 5 मैंने 10 यूनिट का जो क्वेश्चन है उसको हम कल इस महीने में कवर करेंगे। 2023 का जो जो पूछा गया था, 2023 में जून में जो पूछा गया उसको कवर करेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत हो
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक? और मैं इसको एक्सप्लेन मैं सिर्फ़ क्वेश्चन एंड आंसर बताते जाता हूँ इसलिए क्योंकि मैं बता सकूँ जैसे इससे पहले रूसो था, तो किससे क्वेश्चन आएगा? रूसो का आप कथन देखेंगे, ठीक है? नहीं तो अगर मैं आपको सिर्फ़ डिटेल्स बता दूँगा तो सिर्फ़ आप उतना ही पढ़ के आएँगे। सर ने ये डिटेल्स बताया तो उतना ही पढ़ना, अधिक नहीं पढ़ना। आपको पूरे उसके डेप्थ में जाना होगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। ठीक है? फिर कल मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।